आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है रघुवीर सहाय के कविताओं का शिल्प पक्ष। उनकी कविता के शिल्प पर बातचीत करते हुए सबसे पहले रघुवीर सहाय की कविताओं पर उनके नज़रिए की बात करेंगे। रघुवीर सहाय कविता में जितना संवेदना पर ध्यान देते हैं उतना शिल्प पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि रघुवीर सहाय के कविताओं के ऊपर बहुत सारे आक्षेप भी लगे हैं। उन्हें अखबारी भाषा का कवि कहा जाता है, उन्हें तात्कालिकता का कवि भी कहा जाता है। उनकी कविता में समय को लेकर, समाज को लेकर और परिवेश को लेकर जो तथ्यात्मकता है उस पर भी सवाल उठे। लेकिन शिल्प की जो सृजनात्मकता है, रघुवीर सहाय उसके प्रति बहुत सजग है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मेरे लिए शिल्प उतना ही महत्व रखता है जितना कि कविता की संवेदना, और शिल्प को मैं यथार्थ के साथ जोड़कर देखना चाहता हूँ। मैं कविता में जब शिल्प की बातचीत करता हूँ तो भाषा की सजगता मेरे लिए उतने ही मायने रखती है, और मैं उसको जोड़ते हुए जब भी कविता कहता हूँ या लिखता हूँ तो शिल्प पक्ष पर बराबर ध्यान रखता हूँ। इस तरह से यथार्थ की गतिशीलता के साथ शिल्प की गतिशीलता भी मेरे लिए ज़रूरी होती है। कई बार कविता में शिल्प और यथार्थ और संवेदना का जो द्वंद्व चलता है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। होता यह है कि कविता में भाषा और शिल्प के साथ, संवेदनाओं के साथ जो द्वंद्व चलता है वो मेरे लिए बड़ा दिलचस्प होता है। मैं कविता रचता हूँ, कई बार भाषा मेरे हाथ से छूटती जाती है और कई बार भाषा में कविता दर्ज नहीं हो पाती। इस तरह से भाषा और संवेदना का जो द्वंद्व चलता है उसके बीच से जो कविता निकलती है वह मेरे लिए बहुत महत्व की कविता होती है। और शिल्प को नवीनता के साथ रचना, भाषा को सजगता से सृजना रघुवीर सहाय के लिए बहुत मायने रखता है। रघुवीर सहाय की इन बातों को उनकी कविताओं के मार्फत समझा जाए तो बेहतर है। रघुवीर सहाय की कविताओं में आप देखेंगे चित्रात्मकता, नाटकीयता और पूरी की पूरी प्रक्रिया को जिस तरह से वो कविता में रचते हैं वह समझा जा सकता है। उनकी एक कविता है हंसने की क्रिया को लेकर, कि हंसने की प्रक्रिया को किस तरह से चित्र के साथ वह उपस्थित करते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कवि भाषा की संजीदगी को खूब समझता है, शिल्प की अदायगी को समझता है, शिल्प के प्रयोग को समझता है और उसके यथार्थ को भी समझता है और भाषा को जीने की कवायद भी करता है। यह उदाहरण इस तरह से है जिस कविता को बार बार पढ़ते हुए हमें महसूस होता है। कविता का शीर्षक है हंसो हंसो जल्दी हंसो। हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, हंसो अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो, सबको मानने दो तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे, और ऐसे मौक़ों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके पहले कि वह चले जाएं, उनसे हाथ मिलाते हुए, नज़रें नीची किए हुए, उसको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। इस कविता में हंसने की पूरी प्रक्रिया को जिस तरह से कवि रूपायित करता है वह बिना भाषा को की तन्मयता को बिना समझे, भाषा को उसकी संवेदना को बिना समझे नहीं लिखा जा सकता। इसलिए रघुवीर सहाय के संदर्भ में वो जो बातें बार बार कही जाती हैं कि रघुवीर सहाय की भाषा में वह ताजगी नहीं है, रघुवीर सहाय की भाषा में वह नाटकीयता नहीं है, उसके उलट इस कविता को रखा जा सकता है। इस कविता में नाटकीयता भी है, चित्रात्मकता भी है, उतनी संवेदना भी है, और ये हंसी की पूरी प्रक्रिया को कवि बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से रचने की कोशिश नहीं करता, उसे रूपायित भी करता है। रघुवीर सहाय के शिल्प के बहुत सारे पक्षों पर अलग अलग बातचीत की जा सकती है।
मुख्य रूप से उनकी भाषा की सृजनात्मक शक्ति पर सबसे पहले बात करते हैं। भाषा, काव्य भाषा की जो सृजनात्मकता है उसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि नई कविता में आके भाषा की टेक्निक बदल जाती है। भाषा के संदर्भ में नई कविता के सारे कवि अपनी अपनी तरह से भाषा को रचते हैं। उसी में रघुवीर सहाय की भी भाषा है, केदारनाथ सिंह की अलग भाषा है, रघुवीर सहाय की अलग भाषा है, मुक्तिबोध की अलग भाषा है। और ये सारे के सारे कवि यथार्थ को रचते हुए अपनी तरह से भाषा के साथ व्यवहार करते हैं। इसमें रघुवीर सहाय एक विरल कवि हैं भाषा के संदर्भ में। आप उनसे तुलना करें तो मुक्तिबोध भाषा में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना की बात करते हैं। उनका कहना है कि भाषा में संवेदना की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको लिखते समय भाषा सरल हो ये ज़रूरी बात नहीं है। मुक्तिबोध का निबंध है जनता का साहित्य, उसमें वो साफ लिखते हैं कि जनता के लिए लिखने के लिए लिखा गया जो साहित्य होता है वह जनता की समझ में आए ज़रूरी बात नहीं है। उसमें जो गहराई होती है संवेदना की, उसी तरह से उसको रूपायित करना पड़ता है। और मेरे लिए भाषा में फैंटेसी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण शिल्प है, जबकि रघुवीर सहाय इसको नहीं मानते। रघुवीर सहाय का यह कहना है कि भाषा में जनता की आवाज़ को या जनता की संवेदना को व्यक्त करते समय जनभाषा का प्रयोग होना चाहिए, तब जनपक्षधरता तय होती है। ये उनकी मौलिकता है, क्योंकि इसे एक पक्ष माना जा सकता है, इसे पूरी तरह से न तो खारिज किया जा सकता है न तो अपनाया जा सकता है। दूसरी तरफ केदारनाथ सिंह जैसे कवि हैं जो लोक से शब्दों को लेते हैं और लोक संपृक्ति के साथ शब्दों में उसको ले आते हैं और उससे वो कविता का वितान बनाते हैं। एक बात और कि रघुवीर सहाय की कविता में जितना फैलाव है उतनी ही गंभीरता भी है। रघुवीर सहाय की कविता में आपको नाटकीयता, चित्रमयता मिलेगी, उसमें कहानीपन और कथात्मकता भी मिलेगी। कविता में कथा की शैली में वो कविता रचते हैं, और कथा की शैली का मतलब संवाद धर्मिता। तो संवाद धर्मिता रघुवीर सहाय के कविता के काव्य भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता है। वो संवाद धर्मी बातचीत करते हुए संवादशीलता के साथ कविता में अपनी एक काव्य भाषा का सृजन करते हैं। लेकिन उतना ही महत्व है उनकी कविता में भाषा में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कवायद। अब इसका उदाहरण बहुत सारा लिया जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण जिसमें एक स्त्री के बारे में वह लिखते हैं, जिसमें अपने गोद में एक बच्चा लिए हुए है वो, और उसकी दयनीय स्थिति के बारे में लिखते हैं, स्त्री संवेदना के बारे में लिखते हैं। और कवि एक स्त्री को, बच्चा गोद में लिए हुए एक स्त्री को बस पे चढ़ते हुए देखता है और दूर तक वह उसकी निगाह जाती है उस स्त्री पर। और ये 4 पंक्ति की छोटी सी कविता है, लेकिन यह भाषा के मित कथन की कविता भी है। मित कथन जिसके लिए शमशेर बहादुर सिंह याद किए जाते हैं। तो रघुवीर सहाय की यहाँ इस तरह की कविताएं कमतर हैं, लेकिन हैं ज़रूर। उसका उदाहरण देखा जा सकता है। कविता है चढ़ती स्त्री। बच्चा गोद में लिए चलती बस में चढ़ती स्त्री, और मुझ में कुछ दूर तक घिसटता जाता हुआ। आप समझ सकते हैं कि यह कविता भाषा के माध्यम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों को भरने की जो गुंजाइश हो सकती है वह रघुवीर सहाय इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरह रघुवीर सहाय की काव्य भाषा में आपको कथात्मकता का प्रबंधात्मक विस्तार भी मिलेगा। इसके साथ साथ छोटे छोटे शब्दों और चित्रों के मार्फत वह अर्थ की सघनता भी भरते चलते हैं। तो इस तरह से रघुवीर सहाय के भाषा का कैनवस काफ़ी बड़ा है। दूसरे, रघुवीर सहाय के बारे में यह भी कहा जाता है कि काव्य भाषा में जो सृजनात्मकता का तत्व होता है वह कमतर दिखाई देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रघुवीर सहाय एक तरफ जब प्रतिरोध की रचना रचते हैं, जब वह व्यंग करते हैं, तो वहाँ उनकी भाषा की ताजगी दूसरी होती है। लेकिन रघुवीर सहाय जब किसी तरह से सौंदर्य, प्रेम और तमाम सारे परिवेश के साथ भाषा को रचने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ काव्य भाषा का सृजनात्मक तत्व भी देखा जा सकता है। और काव्य भाषा की सृजनात्मकता के बारे में ये कहा जाता है कि रघुवीर सहाय
इस सृजनात्मकता को अपनी तरह से अपनी मौलिकता के साथ रचते हैं, और यह उसी परंपरा के कवि के रूप में रचते हैं जिसमें प्रगतिशील चेतना के जो बड़े कवि हैं, जिसमें नागार्जुन हैं, मुक्तिबोध हैं, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल हैं, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह हैं, ये सारे के सारे कवि, केदारनाथ सिंह हैं, इन सारे कवियों के यहाँ आप उसको देख और परख सकते हैं। कुछ एक उदाहरण दिया जा सकता है उनकी भाषा की सृजनात्मक शक्ति का, जहाँ पर वो भाषा को एक नई ताजगी के साथ, भाषा के सौंदर्य के साथ उसको सिरजने की कोशिश करते हैं। एक दो उदाहरण, एक कविता है कि गमले में उगा नन्ही नन्ही पत्तियों का हरा सजग बिरुआ मुझे शांति देता है। तुम्हें क्या देती है तुम्हारी सेनापतियों, सैनिकों, युद्धबंदियों की पांति? तुम जिस जीवन में जुटे हो अनुयायियों, उसी में मैं भी अर्पित हूँ अपने कवि धर्म से अपनी ही भांति। दूसरी कविता है, एक यज्ञ है उसकी हंसी पूर्ण करती है हमको, ध्यान से सुनो कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है उस हंसी में, वह हमें मोहित नहीं मुक्त करती है, कोई दर्द नहीं उस हंसी में, दर्द हमारे अंदर उठता है, वह हंसी खत्म हो जाने के देर बाद भी रहती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों में कैसे एक संवाद कायम करता है कवि, भाषा के मार्फत जनता से संवाद कायम करता है, समाज से संवाद कायम करता है। लेकिन यहाँ जो शब्दों का चुनाव है वो बेहद सृजनात्मक शब्द हैं, और ये शब्द भारतीय भाषा की जो पारंपरिक शब्दावली है वहाँ से लाए गए हैं। यहाँ लोक भी है, नगरी शब्द भी हैं, इसके साथ साथ कविता में जो लय है और कहने की का जो ढंग है रघुवीर सहाय का, वो एकदम नया है। वो अपनी परंपरा से जुड़कर भी उसमें कुछ नया खास रचने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ रघुवीर सहाय की कविता में की भाषा की सबसे बड़ी खूबी है, वो भाषा में परिवेश को बार बार लाने की कोशिश करते हैं। वो परिवेश से भटकते नहीं, वो जो परिवेश की जब बातचीत करते हैं तो आसपास के ही प्रतीकों को और चिन्हों को लेने की कोशिश करते हैं, और परिवेश को जब भाषा में वह रचते हैं तो वह पूरी तरह से उसका अर्थापन होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती पाठक को समझने में। क्योंकि पहले उस चित्र को जीने की कोशिश करते हैं, उसको जज्ब करने की कोशिश करते हैं रघुवीर सहाय, फिर उसको कविता में रूपायित करते हैं। एक उदाहरण, बरसों पानी को तरसाया जीवन से लाचार किया, बरसों जनता की गंगा पर तुमने अत्याचार किया। हमको अक्षर नहीं दिया है, हमको पानी नहीं दिया, पानी नहीं दिया तो समझो हमको बानी नहीं दिया। अपना पानी अपनी बानी हिंदुस्तानी बच्चा बच्चा मांग रहा है। ये जो कविता है इसमें आप देखें कि एक लोक धुन है, इसमें कविता में लोक लय है, और इस लोक लय और लोक धुन के साथ जो पैरोडी बनाते हैं वो कविता में, वो कविता की सृजनात्मक शक्ति है। ये परिवेश से जुड़ी हुई कविता है, आंदोलन धर्मी कविता भी है, और इस कविता को पढ़ते समय में नागार्जुन बार बार याद आते हैं, नागार्जुन की लय याद आती है, नागार्जुन की भाषा की वो शक्ति याद आती है जिसको गाकर वह सुनाया करते थे। और ये ऐसी कविता है जो आंदोलन धर्मी कविता भी है। इन कविताओं को गाया भी जा सकता है, गाते समय आंदोलन के साथ इसे दिखाया भी जा सकता है। और ऐसी जो भाषा है यह रघुवीर सहाय को अपनी पारंपरिक छवियों के साथ परंपरागत जो भाषा की सृजनात्मक शक्ति है उसके साथ तो जोड़ती ही जोड़ती है, साथ साथ उनकी कविता में एक विरलता भी प्रदान करती है उसको। ये एक खासियत है रघुवीर सहाय के काव्य की। रघुवीर सहाय जब इन सारे प्रतिमानों और के बारे में बात करते हैं काव्य भाषा के बारे में, तो काव्य भाषा की टेक्निक की एक विशेष चीज़ की बात वह करते हैं, वह यथार्थ के गतिशील प्रक्रिया के साथ भाषा के निर्माण की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि समय बदलता है, समाज बदला, स्थितियां बदली, और ये सब परिवर्तित हुआ तो भाषा को भी तो बदलना चाहिए। अगर भाषा नहीं बदली तो उसमें यथार्थ रूपायित नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हम 20वीं सदी के उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं या 20वीं सदी के उस दौर की बात कर रहे हैं जब यथार्थ अपने जटिल रूप में दिखाई दे रहा है,
अब तो उस जटिलता को उसी संश्लिष्ट भाषा में रचने की कोशिश करनी चाहिए। बिना संश्लिष्ट भाषा में रचे वह यथार्थ का रूपायन नहीं कर पाएगी भाषा। और ऐसे में बार बार वो अपने गद्य में, अपने विचारों में रचने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि मेरे लिए भाषा में बार बार उन चित्रों को उपस्थित करना जिसमें सत्ता के खिलाफ आवाज़ लगाई जा रही है, जिसमें आम जनता की दुख दर्द को बयान किया जा रहा है, लेकिन इसके बीच में मुझे पता है कि मैं एक कवि हूँ और कवि का कर्तव्य भी मुझे निर्वहन करना है। और कवि का कर्तव्य निर्वहन करते समय मुझे कविता के कवितापन को भी सुरक्षित रखना है। तो ऐसे में ये जो भाषा के संदर्भ में, भाषा के शिल्प के संदर्भ में रघुवीर सहाय का जो कमिटमेंट है वो काबिल गौर है, काबिल तारीफ भी है। बहुत से उदाहरण आपके सामने इस तरह से रखे जा सकते हैं। कुछ एक उदाहरण जिनसे उनका भाषा के साथ उनका जो कमिटमेंट है, शिल्प के साथ जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसको हम देख और परख सकते हैं। मसलन बोलचाल के शब्दों में वो जिस तरह से भाषा को इस्तेमाल करते हैं, उसका एक उदाहरण, मैं सब जानता हूँ पर बोलता नहीं, मेरा डर मेरा सच एक आश्चर्य है, पुलिस के दिमाग में वह रहस्य रहने दो, वे मेरे शब्दों की ताक में बैठे हैं, जहाँ सुना नहीं उनका गलत अर्थ लिया और मुझे मारा, इसलिए मैं कहूँगा मैं, मगर मुझे पाने दो पहले ऐसी बोली जिसके दो अर्थ न हो। यह भाषा की वह ताजगी है, भाषा का वह रूप है जो बिना सजगता के साथ अपने परिवेश और भाषा के साथ जुड़े हुए नहीं आ सकता। कवि बार बार यह कहने की कोशिश इस कविता में भाषा के मार्फत यह कहता है कि भाषा में मुझे उस शक्ति को प्राप्त करने दो जिसमें दो अर्थ न निकले। असल में यह कवि ही कह सकता है। कवि जब यह कहता है तो वह प्रतिकार करता है उस पूरी व्यवस्था का जो भाषा के गलत अर्थ निकालती है। क्यों? क्योंकि कवि भाषा में तमाम सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन उसका इंटेंशन होता है भाषा के द्वारा वह समाज की व्यवस्था को बदले। वह भाषा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे कि जिनके लिए लिखा जा रहा है वह उस भाषा को समझें, लेकिन जिनके विरोध में लिखा जा रहा है वह भी उसको समझें। हाँ, गलत अर्थ ना लगाएं। गलत अर्थ ना लगाएं इसका मतलब कि मूर्खों को उनकी भाषा समझ में नहीं आ सकती, आतताइयों और सत्ताधारियों को उनकी भाषा नहीं समझ में आ सकती। इसीलिए वह जब प्रेम की बात करते हैं तो उन्हें क्रोध और भय नजर आता है। तो इस तरह से भाषा के संदर्भ में पूरे परिवेश और उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जिस तरह से बातचीत करते हैं रघुवीर सहाय, वह उनकी सृजनात्मक शिल्पगत जो यथार्थ रचते हैं उसी का रूप दिखाई देता है। दूसरी चीज कि रघुवीर सहाय की भाषा में क्या कुछ नया क्या है? तो नया है उनकी भाषा में नाटकीयता और चित्रमयता। वो भाषा में नाटकीयता प्रस्तुत करते हैं। नाटकीयता का मतलब कि भाषा में एक चित्र ऐसा उपस्थित होता है कि जिसमें नाटकीय संवाद धर्मिता और नाटकीय चेतना दिखाई पड़ती है। और नाटक के बारे में हम सब जानते हैं एक ऐसी विधा जिसमें कलात्मकता के सारे रूप मौजूद होते हैं। उसमें चित्र भी होता है, उसमें संगीत भी है, उसमें नृत्य भी है, उसमें कलाओं का सम्मिलन होता है। ऐसे बहुत सारे नमूने हैं काव्य भाषा के और शिल्प के जो रघुवीर सहाय के यहाँ दिखाई देते हैं, जिसमें नाटकीयता का दर्शन किया जा सकता है। एक उदाहरण, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, हंसो अपने पर न हंसना क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो। इसी तरह से दूसरी कविता है आत्महत्या के विरुद्ध। समय आ गया है जब तक कहता है संपादकी, हर बार 10 बरस पहले मैं कह चुका होता हूँ समय आ गया है। गर्जा मुष्टंडा विचारक समय आ गया है। समय आ गया है 10 बरस बाद फिर पदारूढ़ होते ही, नेतराम पदमुक्त होते ही न्यायाधीश कहता है समय आ गया है। इस तरह की कविताओं में आप साफ देख सकते हैं कि नाटकीयता के कितने तत्व हैं। जैसे संवाद चल रहा है पूरी कविता में, और ये संवाद धर्मिता
नाटकीयता के जो गुण होते हैं वह पूरी तरह से इन कविताओं में आपको दिखाई देते हैं, जिसके मार्फत रघुवीर सहाय अपनी भाषा में, अपने शिल्प विधान में एक नया रूप रचते हैं जो उनके समकालीन कवियों में कुछ विरलता प्रदान करता है। एक खास बात और शिल्प के संदर्भ में रघुवीर सहाय के, रघुवीर सहाय कविता में छांदसिक संरचना को नए सिरे से रचते हैं। छंद का मतलब पारंपरिक छंदों और लयों के बीच में ही रचना जरूरी नहीं होता। उनके लिए कविता में संप्रेषण बहुत जरूरी है। वो कविता में संप्रेषणीयता को महत्व देते हैं और संप्रेषण के लिए लोक के धुन और लय को लेते हैं। और ये कई बार उनकी कविता को पढ़ते हुए लगता है कि जब वह उसको रचते हैं तो छंद को अपनी तरह से सिरजते हैं, छंद को यथार्थ के रूप में रचने की कोशिश करते हैं। और छंद वह जो हमारी मन स्थिति को जनता की स्थिति के साथ जोड़ दे, छंद वह जो हम जो कहना चाहते हैं उसकी संरचना को रूपायित कर दे, छंद वह जो पारंपरिक तरीके से चीज़ों को ग्रहण करते हुए भी कविता की संगीतात्मकता और गीतात्मकता को सुरक्षित रख सके। इस तरह से उनकी जो छांदसिक संरचना है कविता की, उसको लेकर बहुत सजग हैं रघुवीर सहाय। एक उदाहरण जो खुद छंद पर कविता उन्होंने लिखी है और छंद का क्या महत्व है उनकी कविता में, उसको देखा जा सकता है। कविता का उदाहरण इस प्रकार है। अरे अब ऐसी कविता लिखो कि जिसमें छंद घूम कर आए, घुमड़ता जाए देह में दर्द, कहीं पर एक बार ठहराए कि जिसमें एक प्रतिज्ञा करूं वही दो बार शब्द बन जाए, बताऊं बार बार वह अर्थ न भाषा अपने को दोहराए। यह कविता में छंद के बारे में कहा गया है और ये बात कि जो मैं कहना चाहता हूँ वही उसमें दिखाई पड़े, वह रूपायित हो। छंद का मतलब यह है, छंद का मतलब सिर्फ तुक और ताल मिलाना नहीं है। रघुवीर सहाय के लिए छंद का मतलब है बातों का जो संदर्भ है, कविता में लिखने का जो संदर्भ है, वह पूरी तरह से संप्रेषित होना चाहिए। बिना संप्रेषण के छंद का कोई औचित्य नहीं है, कविता की काव्य भाषा का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह से रघुवीर सहाय अपनी पूरी की पूरी संकल्पना में जो शिल्पगत संकल्पना है उसकी सृजनात्मक पक्ष को बार बार उकेरते हैं और कविता में सजगता के साथ उसको रचने की कोशिश करते हैं। वो बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा भी करते हैं। आप देखें कि उनकी तमाम सारी कविताओं में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप में, इन संग्रहों में आप देखें तो कई जगहों पर छंद को लेकर, भाषा को लेकर इसी शीर्षक से कविताएं लिखी हैं उन्होंने और उसकी सजगता पर विशेष रूप से उन्होंने बल दिया है। और एक बात खास यह कि रघुवीर सहाय की शिल्प संरचना में जो बिंब और प्रतीक आते हैं वह किस तरह से आते हैं। रघुवीर सहाय बिंबों और प्रतीकों में परिवेश का बहुत ध्यान रखते हैं। वो पारंपरिक पौराणिक बिंबों और प्रतीकों को नहीं ले आते अपनी कविता में। उनका कहना है कि ऐसे प्रतीक आने चाहिए जो जनता के बारे में, जनता को समझ में आए, जनभाषा में होने चाहिए। और जनता के बीच के जो प्रतीक वो ले आते हैं, उन प्रतीकों को वो उस कविता में आराम से समझा जा सकता है, बड़े साफगोई के साथ समझा जा सकता है। तो वो प्रतीकों के माध्यम से व्यंग भी करते हैं और उनकी व्यंग की धार बड़ी तेज होती है। रघुवीर सहाय के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि रघुवीर सहाय उस परंपरा के कवि हैं जहाँ व्यंग को कविता की सबसे सृजनात्मक शक्ति माना जाता है। कबीर का व्यंग, भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यंग, नागार्जुन का व्यंग, इस व्यंग परंपरा के ही वारिस हैं रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय जब इस चीज़ को लिखते हैं अपनी भाषा में तो उनका कहने का तात्पर्य यह कि प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से वह उन सब चीज़ों को रचने की कोशिश करते हैं जो बहुत सायास नहीं रचा जाता, जो सहजता के साथ, परिवेश के साथ, पात्रों के अनुकूल, उनके चित्रों के साथ उपस्थित हो। आप देख सकते हैं कि उनकी कविता में लोक के भी शब्द खूब आते हैं। उनकी कविता में जो चित्र आते हैं, उसके जो पात्र हैं, वो बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो हमारे आसपास के परिवेश में हैं। मुसद्दीलाल, हरचरना, रामदास ऐसे पात्र हैं
जिन पात्रों के माध्यम से वह पूरे मध्यवर्गीय समताओं के बारे में, राजनीतिक विषमताओं के बारे में, हाशिए के समाज के बारे में भाषा में सिरजने की जो कोशिश करते हैं वह पूरी तरह से अर्थापित होता है, उसका अर्थापन होता है, वह रूपायित होता है। और ऐसे में शिल्प को लेकर एक मजबूत शिल्प विधान रचने की कोशिश करते हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की इसी संरचना को समझते हुए उनकी एक कविता पढ़ी जा सकती है, जिसके संदर्भ में बातचीत कर रहे थे हम लोग। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो प्रणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली तबीयत गीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भर भर भात पसाइए। इस कविता में वह स्त्री के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन आप देखें कि इनमें जो प्रतीक आते हैं वो पारंपरिक प्रतीक तो हैं, लेकिन परिवेश में जुड़े हुए प्रतीक ऐसे शब्द हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से जो बातें कहने की कोशिश करते हैं वो पूरी तरह से करते हैं, और उसकी जो लय बनाते हैं जिसमें पलीता शब्द है, गीता शब्द है, सीता शब्द है, ये सारी कविता में जो शब्दों की पैरोडी है, उसकी तारतम्यता है, वह उसके व्यंग की धार को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इस तरह से रघुवीर सहाय अपने पूरे के पूरे शिल्प विधान में एक मजबूत और महत्वपूर्ण कवि के रूप में उभरते हैं। उनको आलोचकों ने खबर का कवि कहा है, तथ्यों का कवि कहा है, तात्कालिकता का कवि कहा है, लेकिन पूरी संरचना पढ़ने के बाद ये बात मिथ्या लगती है कि उनकी भाषा यथार्थ की भाषा है। वो गतिशील यथार्थ को रचने वाले कवि हैं। उनकी भाषा में सृजनात्मकता के वो सारे रंग मौजूद हैं जो एक समर्थ कवि में दिखाई देने चाहिए, और उनकी भाषा में कथात्मकता भी है, चित्रमयता भी है, नाटकीयता भी है, प्रतीकों का सार्थक प्रयोग भी है, और सबसे बड़ी बात वो जनधर्मी संवेदना के जन कवि हैं जो जन भाषा में अपनी कविताओं को रचते हैं। धन्यवाद।